एंड वट एवर जितना मैंने इनके बारे में सुना और जितना मेरे इनसे इंटरेक्शन हुआ है, आई रियली फील ऑनर कि ही इज़ विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपकी अर्ली लाइफ, आपकी कोई ऐसे वाक़यात जो आप समझते हैं कि बस आपके अंदर कुछ अरमान थे जो आपको यहाँ तक ले आए, तो प्लीज़ बताइएगा सबसे पहले। अली फरहान अस्सलाम वालेकुम एंड सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। वेलकम सर। मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मैंने अपना स्टार्ट बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया। मैं 1964 में पैदा हुआ एक छोटा सा गांव गुजरात जो है उसका एक कस्बा है कोटला कोटला अरवली खां। ओके। वहाँ पे मैं एक घर में पैदा हुआ और मेरे गांव में उस वक्त 1964 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये ओके। 1980 में इलेक्ट्रिसिटी हमारे गांव में आई। ओ। मेरे वालिद साहब उस वक्त आर्मी में सर्व कर रहे थे और 1968 में वो आर्मी से रिटायर हुए। ओके। तो जब वो रिटायर हुए तो मैं हार्डली 4-5 साल का था। इससे पहले मैं मतलब इस एज में मैंने उनकी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया जो कि गांव में था और गवर्नमेंट स्कूल था। और वहाँ पे पहले ही 3 दिन में मुझे टीचर से मार पड़ी और मैंने वापस आकर रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं इस स्कूल में दोबारा नहीं जाऊंगा। तो मीनवाइल वालिद साहब मेरी फौज से रिटायर होके आ गए। उन्होंने जो हमारा नजदीकी कस्बा था कोटला अरवली खां, वहाँ पे एक हार्डवेयर की शॉप शुरू की और डेली वो साइकिल पे बैठा के उन्होंने मुझे कोटला ले जाना। वहाँ पे जो मेरी इनिशियल तरबियत थी वो उन्होंने खुद अपने हाथों से की। माशाल्लाह। मुझे अखलाक सिखाना, मुझे बड़ों से बात करने का तरीका सिखाना, मुझे मेरी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जो तख्ती में हमारा पुराना स्टाइल होता था कि हम बड़े जो थे वो पेंसिल से लिख के दे देते थे और जो बच्चा है वो उसके ऊपर कलम से लिखता था। तो वो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और स्कूल में दाखिल होने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त बुनियाद मुहैया की जिसमें कि एटिकेट्स, आदाब और झूठ नहीं बोलना, कैरेक्टर, उस तरह की चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो कोटला में एक हाई स्कूल था गवर्नमेंट का जिसमें मैंने अपनी तालीम का आगाज किया और जो टिपिकल आप पंजाबी में कहते हैं कि टाट स्कूल, जिसमें कि बोरी जो है वो आप बस्ते में रख के लेके जाते हैं, उसको जमीन पे बिछाते हैं और वहीं पे उसी पे बैठ के आप अपनी पढ़ाई करते हैं। वहां से मैंने स्टार्ट लिया। ये जो स्कूल था इसमें मैंने क्लास 8 तक मैंने पढ़ाई की और मेरी क्लास की पोजीशन थर्ड फोर्थ इस तरीके से होती थी। मैं समझता हूँ कि किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम दाखिल हो गया। अच्छा। तो 1977 में जब मैं हार्डली अराउंड 14 साल का था, मैंने मिलिट्री कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया। और मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा बड़े फख्र के साथ कि मिलिट्री कॉलेज में जब मैं एंटर हुआ हूँ तो जो टर्मिनल एग्जाम होते थे हमारे, उसमें मेरी बेस्ट पोजीशन 80 में से 30 से अबव होती थी, 31, 32, 33। और जब 3 साल बाद मैं वहां से मैट्रिकुलेशन के बाद निकला हूँ तो मैं मैट्रिक के एग्जाम में कॉलेज में नंबर 2 मेरी पोजीशन थी। तो ये वो मेरी अहलियत थी, मेरी काबिलियत थी जो शायद मिलिट्री कॉलेज में अगर मैं दाखिल ना होता तो वो कैसे नुमाया ना हो पाती। तो 3 साल के पीरियड में एक मिडिल पोजीशन 80 में से मैंने टॉप पोजीशन हासिल की और इतनी रैपिड मैंने प्रोग्रेस की। इसके बाद मैंने ज्वाइन किया कर लिया। उस वक्त पीएमए की ट्रेनिंग होती थी 4 साल की। उसमें भी मैंने वहां पे जाके मेहनत की और मैं पीएमए से गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ। वहां से फिर मैं 85 में मैंने कमीशन लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट हार्ड वर्क और सस्टेन हार्ड वर्क जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। जबरदस्त सर। सो मिलिट्री कॉलेज जेलम उस वक्त सर एस्टेब्लिश हो चुका था प्रॉपर्ली? मिलिट्री कॉलेज जेलम तो एस्टेब्लिश हुआ था 1902 या 1903 में। जी जी। जब प्री पार्टीशन मतलब जब ये ब्रिटिश ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था जेलम में, किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल इनिशियली इसका नाम था। अच्छा। और ये तो प्री पार्टीशन ये चला आ रहा है और मिलिट्री कॉलेज जेलम की मैं बात कर रहा हूँ। जो मिलिट्री कॉलेज मरी और मिलिट्री कॉलेज सुई है, 3 और जो बने हैं वो रिसेंटली बने हैं, लेकिन मिलिट्री कॉलेज जेलम तो प्री डेट करता है पाकिस्तान के क्रिएशन से। एंड सिमिलरली अबाउट हसन अब्दाल?
हसन अब्दाल भी बहुत पुराना है, वो 2 पार्टीशन के बाद बना है। मुझे एग्जैक्ट हसन अब्दाल की हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है वो पार्टीशन के बाद बना है, वो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन मिलिट्री कॉलेज जो है वो 1902 और समथिंग लाइक दैट की डेट थी जब ये सेटअप हुआ था। बिल्कुल, ओके ओके। और आफ्टर पीएम में सर आपने जो कमीशन का तरीका होता है उसमें फिर हार्ड एरिया भी लगता है, उसकी कोई दास्तान हमें सुनाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमए से कमीशन के बाद मैं एक आर्टिलरी यूनिट में मैंने कमीशन लिया। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग भावलपुर थी, उसके बाद मैं क्वेटा चला गया। क्वेटा के बाद मैं पीएमए में चला गया एज इंस्ट्रक्टर। वहां पे मैंने 3 साल वहां पे सर्विस की और वहां से मैं स्टाफ कॉलेज क्वेटा करने चला गया। इस दौरान ये जो पीरियड था यंग ऑफिसर वाला, इस पे मैंने 4 माह का टेन्योर काटा सेशन में, और जो कि मैं 20,000 अल्टीट्यूड पे था और काफी वो चैलेंजिंग था, और आगे मजीद मैं उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। लेकिन जो ही मैं फिर स्टाफ कॉलेज करने के बाद मैंने जीएचक्यू में 1-2 दफा नौकरी की और फिर मैं यूनिट कमांड करने चला गया मुजफ्फराबाद। ये ईयर था 2001 एंड 2, जबकि डेली वहां पे एंगेजमेंट होती थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और एक दूसरे को इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे पे फायर करते थे। बहुत सारी ऐसी ओकेजन हुए कि जब मैं अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे मिलने गया तो या आर्टिलरी शेलिंग शुरू थी या कुछ देर पहले बंद हुई थी। वहां से मैं जनरल मुशर्रफ के साथ आ गया, मैं उनके पर्सनल स्टाफ पे रहा 2 साल, और उसके बाद मैंने वॉर कोर्स किया, कमीशन लिया और मैं चला गया। वॉर कोर्स करने के बाद मेरी प्रमोशन हुई एज ब्रिगेडियर, और मैं चला मिरान शाह एक ब्रिगेड कमांड करने। ये ईयर्स थे 2007 एंड 8, बहुत चैलेंजिंग ईयर्स थे टेररिज्म के, ऐसा ही जी बहुत ज्यादा। और हर हफ्ते में कम से कम ओवर अ डजन इंसिडेंट्स होते थे टेररिज्म के ऑल ओवर पाकिस्तान। और अगर मैं पर्टिकुलरली मिरान शाह की बात करूं तो हर दिन जो है वहां पे 3 से 4 इंसिडेंट्स डेफिनेटली होते थे, तो बड़ा टफ टाइम था। उधर से मैं पेशावर आ गया, वहां पे मैंने ब्रिगेड कमांड किया। पेशावर से ब्रिगेड कमांड करने के बाद मैं एनटीयू में आ गया। एनटीयू में मैंने 2 साल पढ़ाया, वही सब्जेक्ट जो कि मैं प्रैक्टिस करके आया था मिरान शाह में और पेशावर में। यहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई लाहौर एज चीफ ऑफ स्टाफ इन अ कोर हेडक्वार्टर। वहां से मैं प्रमोट हुआ और मैं चला गया क्वेटा बलूचिस्तान। वहां पे मैंने ब्रिगेड कमांड किया, और क्वेटा का जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया था 17 डिस्ट्रिक्ट्स, उनके वहां पे मैंने जनरल इलेक्शंस करवाए और वहां पे अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हुआ। मजीद आगे मैं वो चीजें बताऊंगा। और उधर से मैं दोबारा जीएचक्यू वापस, और जीएचक्यू से एमडीयू में एज डीजी इसका। ये मेरा ब्रीफ है क्योंकि मैंने अपना मिलिट्री कैरियर जिस तरीके से गुजारा 34 इयर्स का। ओके, सो ड्यूरिंग आपके क्वेटा वाला जो बलूचिस्तान का जो एक्सपीरियंस था, उसमें ये जितना समहाउ मुझे पता है उसमें डिव्स का होता है 32 डिव वगैरह का, या आपके ये अलग कोर था कमांड जिसको किया आपने? नहीं, जो मेरा तो डिवीजन था 33 डिवीजन था जिसको मैं कमांड कर रहा था। ठीक है। और वहां पे आपको पता है कि बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। लेकिन जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब फ्रंटियर कोर को जरूरत होती है मजीद ट्रुप्स की, तो फिर वो जो हमारे डिवीजन है वो जाते हैं फील्ड में उनकी मदद करने के लिए। तो 2-3 ऐसी ओकेजन्स थी जब हम लोग फील्ड में गए। एक थे जनरल इलेक्शन 2013, जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट जो क्वेटा के थे वो मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरा था सितंबर 2013 में अर्थक्वेक आया था अवाराम में। उस वक्त भी हम लोग फील्ड में गए लोगों की मदद के लिए। और तीसरा था जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे जो बाकी पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सके थे लेकिन बलूचिस्तान में हुए थे, वो भी हम लोगों ने करवाए। तो ये वो 3 ओकेजन्स थी जहाँ पे हम लोग फील्ड में गए इन सपोर्ट ऑफ फ्रंटियर कोर जो कि ऑलरेडी मौजूद होती है वहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट सर मोरल एट दैट टाइम, हमारे सिपाहियों का और हमारे जो जवान थे उनका मोरल कैसा था? देखिए, मैंने एक बुक भी लिखी है जो मैं यहाँ पे जो दिखाना चाहूंगा। ये मेरी बुक है फाइटिंग शैडोज और पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान। जबरदस्त। मेरा जो टेररिज्म के ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। 2002-3 में मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था एज पर्सनल स्टाफ पे जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी।
उसके बाद में मैंने मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में काम किया, वहां पे इसकी सारी प्लानिंग होती थी। फिर मैं खुद मीरांशा में चला गया, मैंने फील्ड एक्सपीरियंस लिया, मैंने पेशावर में ब्रिगेड कमांड किया, फिर मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया। तो मेरा एक ऐसा एक्सपोजर था टेररिज्म का कि जिसके ऊपर आई थॉट कि मैं एक बुक लिखूं और आइंदा की नस्लों के लिए मैं ये चीजें रिकॉर्ड कर सकूं। इसमें मैंने ये हाईलाइट किया है कि इस तरह की जो वॉर है, इसके ऊपर वर्ल्ड ओवर जो टाइम है वो 22 से 23 साल लगता है एवरेज टाइम इस तरह की जंगों में। वेरस पाकिस्तान ने ये जो हमारी एक मुश्किल हमारे ऊपर आई थी, इस पे ऊपर मतलब काबू किया इसको, और टोटल पीरियड जो हमारा लगा 15 से 17 साल है। ऐसे ही श्रीलंका जो कि एक आइलैंड कंट्री है, उसने 27 साल लिए इस तरह की जंग को लड़ने के। हमने 15 से 17 साल में इस मुसीबत के ऊपर काबू पाया। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा तमाम सोल्जर्स को, तमाम यंग लीडर्स को, हाई लीडरशिप को, आर्मी को और पाकिस्तानी नेशन को, कि जिन्होंने कुर्बानियां दी और इस जंग को जीता। यहाँ पे मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि दुनिया में एक रिकॉर्ड मतलब मेंटेन किया जाता है कि किसी भी जंग में क्या रेशो थी सोल्जर्स की जिन्होंने शहादत का रुतबा पाया, और उसके कंपैरिजन में ऑफिसर्स का ये एक रेशो निकाली जाती है। वेयरएज यूएस की रेशो जो है वो तमाम जंगों की अराउंड 1 to 140 के करीब है। 1 से 140 के 140 अगर सोल्जर शहीद होते हैं तो एक ऑफिसर शहीद होता है। पाकिस्तान की जो रेशो इस जंग में है वो 1 to 27 है, कि हर 27 जवानों के ऊपर एक ऑफिसर ने अपनी जान दी है। तो ये वो लीडरशिप थी जिसने हमें ये कामयाबी दिलाई है। और अभी भी आपको पता है कि डेली हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं ताकि ये इस मुल्क को महफूज बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड व्हाट योर थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस अबाउट दिस इशू के ये हमारा बैरूनी ही सारा मामलात हैं या हमारे अंदरूनी है जो हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान कुछ लिहाज से लकी रहा है, कुछ लिहाज से अनलकी रहा है। पाकिस्तान जब बना और एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड था, तो न्यूली बॉर्न चाइल्ड का जो फाउंडिंग फादर थे वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए पहले ही साल में, 1 साल के बाद। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पाकिस्तान को दे सकते थे वो नहीं दे सके। मैं जब टर्की को और पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ तो टर्की के फाउंडिंग फादर जो थे वो ही लिव्ड फॉर समथिंग लाइक 15-20 years टू गिव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू द कंट्री। हमारे फाउंडिंग फादर इतना अर्सा सर्वाइव नहीं कर सके और वो 1 साल बाद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। पाकिस्तान को वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं मिली और पाकिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप्स थे वो इमर्ज हुए और उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया पूरे सिस्टम को। पाकिस्तान जो है वो, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि बहुत वेल मैनेज नहीं रहा, बहुत वेल गवर्न नहीं रहा, और पाकिस्तान के ना अदारों ने तरक्की की, ना इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन कलेक्टिव थी वो उस तरीके से हम टीम नहीं बन सके। इसके अलावा हमारी बैड लक ये भी थी कि हर दूसरे दिन हमें कॉन्फ्लिक्ट का सामना था। पर्टिकुलरली पिछले 40 साल में 1979 से लेके आज तक हमने लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखा है। और ऐसी सोसाइटी जो इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रही है, वहां पे अदारों का ग्रो करना, एजुकेशन का ग्रो करना, तरक्की करना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, बिकॉज लोग जो है वो अपने सर्वाइवल की जान लड़ रहे होते हैं। इन हालात में पाकिस्तान में 70 साल गुजारे हैं। इसके ऊपर रिपीटेडली हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से बार बार हम वी वर एट द आई ऑफ द स्टॉर्म। कभी यहाँ पे ब्रिटिश और सोवियत एम्पायर की लड़ाई हो रही है, कभी यहाँ पे यूएस और सोवियत एम्पायर की लड़ाई हो रही है, कभी यहाँ पे यूएस और टेररिज्म फोर्सेस की लड़ाई हो रही है। इन सारी चीजों से का हमने खमियाजा भुगतना था। और मैंने आपकी बुक में ये सारी चीजें तफसीलन लिखी है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इट लॉस्ट द प्लॉट और हम जो मेन डायरेक्शन थी उसको मिस कर गए। और हमारे पर्टिकुलरली मैं ये कहता हूँ कि पिछले 40 साल के कॉन्फ्लिक्ट ने हमारे नेशनल कैरेक्टर को भी बुरी तरह से हर्ट किया है। आज से 40 साल पहले पाकिस्तान एज ए नेशन हमारा ये हाल नहीं था, हमारे मटेरियलिस्टिक परसूट्स ये नहीं थी, हमारे अंदर अपॉर्चुनिज्म इस तरह का नहीं था, हमारे अंदर औरतों की इज्जत का माहौल था,
हमारे अंदर छोटे से प्यार, छोटे से शफकत, बड़े से इज्जत, जी इस तरह का माहौल था जो कि हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया। एग्जैक्टली अब इस वक्त पाकिस्तान में मैं ये कहता होता हूँ कि 3 जगह हैं जहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है, एक मॉस्क, एक स्कूल और एक घर। मॉस्क में वायलेंस सिखाई जाती है, स्कूल में चीटिंग सिखाई जाती है, और घर वालों के पास टाइम नहीं है टेक केयर ऑफ दीज इश्यूज। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, तो ये पाकिस्तान का जो मैं कहूंगा कि जो हमारे हालात इतने खराब हुए, ये मिक्स था हमारे अंदरूनी हालात का और बैरूनी जो इंटरवेंशन थी उनका। बिल्कुल ऐसा ही एंड समहाउ सर जब व्हेन वी डिस्कस हम यंग एज यंगस्टर्स जब हमारी डिस्कशन होती है जनरली, और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ मीडिया कंटेंट पे जो दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो एक ब्लेम गेम होती है कि जी अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि फौज की ऐसी पॉलिसीज थी और फिर कहा जाता है पॉलिटिशियंस की ऐसी पॉलिसी थी, सो व्हाट यू फील कि क्या फौज और पॉलिटिशियंस का मिल के कोई डिसीजन नहीं होता इस हवाले से? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि आर्मी भी इसी माशरे का हिस्सा है। आर्मी जो है वो कहीं बाहर से नहीं आई, हम लोग इसी माशरे से हैं। सिर्फ फर्क आर्मी और जो सिविल अदारों में ये फर्क क्रिएट हो गया, पहले नहीं था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हो गया कि आर्मी में मेरिटोक्रेसी है, मेरिट फॉलो होता है, एक सिस्टम है, सिस्टम इतना सैक्रोसेंट है कि मैं अगर आपको चंद मिसालें दूं तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान आर्मी में क्या हालात है और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के आर्मीज में क्या हालात है। तो पाकिस्तान आर्मी ने ग्रजिंगली अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने मेरिट को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया है। वेयर एज मैं अगर आपको बांग्लादेश की मिसाल दूं तो प्राइम मिनिस्टर सीरा वाजिद जब फर्स्ट टाइम पावर में आई हैं तो इट इज अ नोन फैक्ट कि एक रिटायर्ड नेवी के कमांडोर को रीइंस्टेट किया गया, 3 दिन में लगातार प्रमोशन देके उसको नेवल चीफ बनाया गया। अच्छा। पाकिस्तान में ऐसा चीज सोच भी नहीं सकते। श्रीलंका में एक आर्मी चीफ थे विद द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सेनानायके। वो जब एक गवर्नमेंट आई तो उनकी गवर्नमेंट उनको लाइफ की थ्रेट थी तो वो कंट्री से ही फ्लड द कंट्री। वो दुबई में गए, वहां पे 5 साल उन्होंने बिजनेस किया, नई गवर्नमेंट फेवरेबल आई, वो कंट्री में वापस आए, रीइंस्टेट हुए और आर्मी चीफ बना दिए गए। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी में सोच भी नहीं सकते आप, इट कैन नॉट बी इवन थॉट ऑफ। तो पाकिस्तान आर्मी वाइल इसने ग्रजिंगली अपने स्टैंडर्ड्स, मेरिट और सिस्टम को गार्ड किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गलतियां पाकिस्तान आर्मी से जी हुई हैं। जी जी। और ये मैं कहूंगा कि अगर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि क्लीनर पॉन्ड है, रिलेटिवली क्लीनर पॉन्ड, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो टोटली बड़ी जमात थी इन सारी चीजों से। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात बनते गए कि जबकि ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट पाकिस्तान में कन्वर्ज हुए और उनको जो फेवर करती थी कि डिक्टेटरशिप फेवर करती थी, जैसे कि आज वो सऊदी अरेबिया में भी किंगशिप को तो इजिप्ट में वो डिक्टेटरशिप को फेवर कर रहे हैं, उनको वो चीजें फेवर करती थी जिसकी वजह से देयर इंटरेस्ट वाज सर्व्ड। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो मैं बरमला कहना चाहूंगा कि नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड किया गया वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। खूबसूरत जुमला आपने कहा, ऐसा ही हुआ। और इसमें सर जो हमारे क्या कहा जाता है कम्युनिटीज़ में, सो व्हाट यू फील कि जो हमारे एक पढ़ा लिखा तबका था वो बैकआउट कर गया, व्हाट आई फील कि जो इतने भी कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं, यानी वो बाहर चले जाते हैं कि हमारे यहाँ सर्वाइवल उस तरह से नहीं है, और इस चीज़ ने अल्टीमेटली सफ़र किया कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे शायद वो पावर में आ गए। देखिए मैं इससे 2-3 चीजों से रिलेट करना चाहूंगा। एक तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी बुक में लिखा कि जब प्री पार्टीशन इंडियन कांग्रेस ने अनाउंस किया कि वो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, तो हमारे रीजन के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने दे सेट अप एन ऑब्जेक्टिव फॉर देमसेल्व्स कि लेट्स क्रिएट अनदर कंट्री जहां पे लैंड रिफॉर्म्स ना हो। तो मेरे और आपके लिए अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था या एक आम बंदे के लिए पाकिस्तान बनाने का मकसद था कि हम अपने दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें, जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स से उनका मकसद कुछ और था।
ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको फाइनलिटी नहीं कह सकता, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बहुत क्रिटिकल रहे हैं हमारे सिस्टम के बारे में। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो फेडरल लॉज थे, इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमने लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में नहीं होने, मतलब लेट्स क्रिएट अनदर कंट्री जहां पे लैंड रिफॉर्म। नाउ यू विल एग्री विद मी कि जब हमारे फाउंडिंग फादर तो अल्लाह ताला ने उठा लिया, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे इर्द गिर्द खोटे सिक्के हैं। एग्जैक्टली, ये कायदे आज़म ने खुद कहा था। तो वो खोटे सिक्के जो थे, उन्होंने सिस्टम को रूल करना शुरू कर दिया, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। उसके बाद सेकंड जो चीज मैं रिलेट करना चाहूंगा वो ये है कि जब प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हो हमारे यहाँ, जैसे पर्टिकुलरली मैंने कहा कि पिछले 40 साल, तो ये जो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, इसने थ्रो अप किया है अ ब्रीड ऑफ एलीट जो कि साइकोफेंट्स हैं, नौदौलतिये हैं और वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो जो ब्रीड है, दे आर रूलिंग द रूस्ट। क्योंकि इट हैज टेकन, मतलब एक टाइम, एक डिकेड्स के ऊपर ये कुछ हुआ है, इसी तरीके से टाइम लगेगा फॉर देम, फॉर अस टू सी देम ऑफ। लेकिन वो लोग जो है वो मेरिट को पलटता हुआ नहीं देखना चाहते। मेरिट को वो, और जो टैलेंटेड बंदा है उसको थ्रेट के तौर पे देखते हैं। तो जहां पे मेरिट नहीं होगा, जहां पे टैलेंट का रिगार्ड नहीं होगा, जहां पे नॉलेज की इज्जत नहीं होगी, वहां से लोग डेफिनेटली उन एरियाज में जाएंगे कि जहां पे उन्हें ये चीजें मिले, उन्हें ग्रो करने का मौका मिले और उन्हें बैसाखियों की जरूरत ना हो टू ग्रो इन द सिस्टम। सो दैट इज व्हाई हम, हमारे जैसे जितने भी मुल्क हैं, वो ब्रेन ड्रेन फेस करते हैं कि हमारे लोग जो है, क्योंकि उनको यहाँ पे एडिक्वेट मौके नहीं मिलते, तो वो उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पे उनको इस तरह के मौके मिलेंगे। ऐसा ही है। And sir, your experience in strategic planning, and you are also teacher as well. Current situation क्या है? What you feel? You are positive about our scenario कि हम इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी खदशात में काबू पा चुके हैं, या अभी भी हमें चैलेंजेस का सामना है और खुदा न खास्ता वर्स्ट हो सकते हैं, या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जब मैं रिटायर हुआ आर्मी से 2019 में, तो मैं ये कहता हूँ कि हम सर्विस से रिटायर होते हैं, लाइफ से रिटायर नहीं होते। बिल्कुल, लाइफ तो कंटिन्यू कर रही है। तो मैंने पीएचडी परस्यू करना शुरू कर दी और मैंने पीएचडी की है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक। जबरदस्त, क्या बात है। इसके लिए मैंने पहले एडमिशन ली थी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके। अच्छा। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वहां पे मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। इट वाज टू कॉस्ट प्रोहिबिटिव। वो मुझे चार्ज कर रहे थे 55,000 पाउंड्स। अच्छा। तो उस वजह से मैं वहां पे कंटिन्यू नहीं कर सका और मैंने एनडीयू में शिफ्ट किया। और एनडीयू में मैंने अभी जून दिस ईयर मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की है। डॉक्टर साहब, और मेरी जो सुपरवाइजर है उन्होंने एडमिट किया कि 40 साल के कैरियर में उन्होंने कोई ऐसा थीसिस नहीं देखा जो कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक एक लफ्ज उसमें चेंज नहीं हुई। अच्छा। मेरे 3 रिव्यूज हुए एक्सटर्नल आउट ऑफ कंट्री, 4 रिव्यूज हुए विद इन पाकिस्तान एंड नॉट अ वर्ड वाज चेंज्ड। जबरदस्त। तो ये जो मेरा पीएचडी था, इसका बेसिक मकसद ये था कि सीपैक हमारी सिक्योरिटी को कैसे एंडेंजर करता है और कैसे हमने उसको सिक्योर करना है और फ्यूचर में कैसे पाकिस्तान को सिक्योर करेगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था इस पीएचडी का। और इसको देखते हुए मैं ये वर्बला कहना चाहूंगा कि भाई हमारे सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर की, लेकिन चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। अगर हम कहें कि वी आर ओवर द हम्प इन सम एरियाज, यस, मैं ये कहूंगा कि वॉर ऑन टेरर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर दी। We have been able to put out the fire. Smoldering under the ashes is still there. It may take some time, but we are over the hump. अब हमारा इशू है कि कि जिस तरीके से न्यू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स बन रही हैं, पहले अगर हम अलाय थे यूएस के, तो अब इंडिया इज अलाय विद द यूएस एंड वी आर रिलेटिवली लेस प्रेफर्ड। दैट इज व्हाई आप फेस कर रहे हैं, एफएटीएफ का चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से स्क्वीज किया जा रहा है। बिकॉज अमेरिका ये देख रहा है कि नाउ यू आर बिकमिंग एन एलाय ऑफ चाइना। मेरे नजदीक आई कॉल इट एज मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डेस्टिनी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। हमारी जो फ्यूचर डेस्टिनी है, दैट इज इंटरलिंक्ड, इट इज लिंक्ड विद चाइना। इस प्रोसेस में वी विल फेस चैलेंजेस, और दैट इज, यही मेरा पर्पस था पीएचडी करने का और ये हाईलाइट करने का कि वो क्या चैलेंजेस होंगे। वो चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
लेकिन अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ठीक रखी तो मेरा ख्याल है कि देयर आर greater prospects for the future rather than the challenges. Okay, and what about the misconception that is arising कि China is like our future parasite कि वो हमें compile करेगा ऐसी चीज़ों पे जो हमें करनी होगी, ऐसा है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नेचर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी बेचती है या देती है। नेचर कैनॉट कम डाउन टू फिक्स नट्स एंड बोल्ट्स। अगर हम इफ यू फेल टू प्ले आवर कार्ड्स वेल, अगर हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर हमने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वी कैन बिकम एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन अगर हमने अपने कार्ड्स को सही खेला, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इजिप्ट गए सुएज कैनाल का मॉडल पढ़ने, अभी तक मैं सर्विस में था। तो पर्पस ये था कि जो सुएज कैनाल है वो भी कंडुइट है, ऑल्दो ओवर वाटर, CPEC will also be a conduit on the land for transportation of trade. जो सुएज कैनाल के एग्रीमेंट्स हुए थे, आप हैरान होंगे सुन के, 1600 बिलियन की ट्रेड गुजरती है पर एनम फ्रॉम सुएज कैनाल। ये मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की जब मैं गया था। और इजिप्ट को जो मिलता है उसमें से दैट इज ओनली 0.3% ऑफ दिस ट्रेड, दैट इज ओनली 5 बिलियन। अगर हमने भी इसी तरह के एग्रीमेंट्स कर लिए तो हमारा भी वही हाल होगा। और अगर हमने अपने इंटरेस्ट को, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी वैल्यू को समझना है कि हमारी क्या वैल्यू है। अगर हमने समझा कि जी चाइना हमारे ऊपर CPEC बना के एहसान कर रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत चीपली सेल करेंगे। अगर हमने समझा कि चाइना का ग्रेटर इंटरेस्ट है CPEC बनाने का तो हम अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी कीमत लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अपॉर्चुनिटी बुरी है। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान डेट ट्रैप पे आ जाएगा। इस वक्त 94% जो डेट है वो वी ओ टू द वेस्ट एंड ओनली 6% डेट टू चाइना। तो हम डेट ट्रैप, वेस्ट के डेट ट्रैप में, हम चाइना के डेट ट्रैप नहीं है एज ऑफ नाउ। हमें कौन डिक्टेट कर रहा है इस वक्त? हमें इस वक्त कौन डिक्टेट कर रहा है ये करें ये ना करें? IMF डिक्टेट कर रहा है, वो वेस्ट है। तो हम वेस्ट के डेट ट्रैप में, वी आर नॉट इन द डेट ट्रैप ऑफ चाइना। ओके, राइट। एंड व्हाट अबाउट सर जो हमारी इस वक्त जो जिसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसीज में हमारे अदर कंट्रीज, वी आर ओके विद देम और वी हैव सम चैलेंजेस फॉर देम बाय देम एज वेल? देखिए पाकिस्तान में जब ग्रेट गेम्स खेली गई हमारे रीजन में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो हमारे जो अलायंसेस थे वो वेरी करते रहे। देयर वाज अ टाइम जब हम ईरान के बहुत क्लोज थे। तो 1979 एक ऐसा ईयर था जब ईरान में रेवोल्यूशन आई और उसी साल रशिया इन्वॉल्व इनटू अफगानिस्तान और उसी साल पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। तो इस सारे ये तीन जो इवेंट्स थे, इससे ये हुआ कि हम बिकॉज हमने रशिया के खिलाफ लड़ना था सोवियत यूनियन के इन सपोर्ट ऑफ द US, तो हम अलाय बन गए US के और सऊदी अरेबिया के। हुआ ये कि हम स्ट्रेंज हो गए ईरान के साथ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पर्शियन एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते थे। जब हम PMA पहुंचे तो हम अरेबिक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ रहे। तो दैट मीन्स कि हम शिफ्ट कर गए एक नेबर की दोस्ती से एक डिस्टेंट मुस्लिम कंट्री के साथ जो कि सऊदी अरेबिया था। वो जो प्रोसेस था जिसमें कि जहाज लड़ा गया यहाँ पे और US ने अपनी जंग जीती, अपने हाथ साफ किए और रीजन को हाई एंड ड्राई छोड़ के US वापस चला गया, वो जो सारी कीमत थी वो हमें पे करनी पड़ी और पाकिस्तान सोसाइटी रेडिकलाइज हुई। जब मैं LD में सर्व कर रहा था तो वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ पे बातचीत चली कि सऊदी अरेबिया हमें पैसा दे रहा है फॉर डी-रेडिकलाइजेशन। तो मैंने कंक्लूजन में ये कहा कि पहले हमें पैसा दिया टू गेट रेडिकलाइज्ड और अब हमें पैसा दे रहे हैं टू गेट डी-रेडिकलाइज्ड। सो हम तो फिर ऑन हो गए ना, जिस तरीके से मर्जी हमें यूज कर लें। सो द पॉइंट इज के अब जाके जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, हमारे दोबारा से इंटरेस्ट विद ईरान कन्वर्ज हो रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुके हैं और व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दैट अफगानिस्तान में है जो हम आजकल देख रहे हैं, तालिबान और ऑल दैट, बट मैं ये कहता हूँ कि US और इंडिया की अफगानिस्तान में प्रेजेंस से बहुत बेहतर है, अभी भी बेहतर है। तो हमारे जो कन्वर्जेंसेस अभी हो रही हैं चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, रशिया के साथ, उनकी प्रॉस्पेक्ट्स आर मच बेटर देन
जो कि पहले हमारी कन्वर्जेंसेस थी। Okay. So we are most likely we are positive about that future will be bright inshallah. देखिए, मैं लेट मी गिव यू अनदर एनालॉजी। मैं एक और बात करना चाहूँगा। Right, sir. 2018 में मैं आई विजिटेड यूके। वहाँ पे मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर्ड अ टॉक ऑन सीपैक। और यूके का एक थिंक टैंक है रूसी, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, व्हिच इज द ओल्डेस्ट थिंक टैंक ऑफ। वहाँ पे मैंने टॉक डिलीवर की तो इंडियन डिफेंस अटैचे मेरे क्रॉस बैठा हुआ था इन यूनिफॉर्म। और मैंने आखिर में आई सेड दैट आई वांट टू लीव अ मैसेज फॉर माय ब्रदर फ्रॉम इंडिया। तो आई सेड कि हमारा जो रीजन है South Asia, it is least integrated region of the world, most impoverished region of the world. 500 million people are below poverty line. It is greater than any number ये sub-Saharan Africa से भी ज़्यादा है, and most conflict-prone region of the world. तो मैंने कहा इंडिया को in the greater interest of the region, which is craving for growth and development, या तो सीपैक को ज्वाइन करना चाहिए या सीपैक को कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने उस वक्त कहा था 2018 में कि मेरे नजदीक इंडिया उस रास्ते पे भी चल रहा है जिसमें लड़ाई है। तो he saw me with amazement and he said कि how can you say that? मैंने कहा इंडियन ओशन में there are 5 countries which I can name, जिनकी एक पोर्ट इंडिया के पास है और दूसरी पोर्ट चाइना के पास है। एक पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, दूसरी चाइना डेवलप कर रहा है। इंडियन ओशन में इस वक्त ओवर डजन पोर्ट्स है जो कि चाइना डेवलप कर रहे हैं और अराउंड 9-10 पोर्ट्स हैं जो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो आई सेड कि ये जो राइवलरी चल रही है इंडियन ओशन में, ये किसी टाइम पे भी हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। उसके बाद लद्दाख हो गया, आपने लद्दाख में फाइटिंग देख ली। उसके बाद अभी आप ये देखें कि इससे पहले जितनी भी ग्रेट गेम्स हुई हैं तो 2 दुश्मन थे, एक यूएस और दूसरा कोई और था। पहले सोवियत यूनियन थी, फिर उसमें फोर्सेस ऑफ टेरर आई। अब जो फ्यूचर में ग्रेट गेम चल रही है, जो 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स है, उसमें ये जो 2 राइवल्स हैं, दे आर यूएस एंड चाइना। पहले में अगर पाकिस्तान कंडुएट होता था फॉर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ यूएस, अभी जो कंडुएट होगा वो इंडिया होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर चाइना के साथ कुछ शो डाउन होता है, अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया विल बी द कंडुएट, नॉट पाकिस्तान। तो हमने जो डर्टी रोल करना था वो कर लिया है, अब इंडिया वो डर्टी रोल करेगा और कर रहा है। तो पहले अगर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो है वो सो कॉल्ड फॉडर था, एक पॉन था हाइड दिस वॉर, तो अब हिंदू फंडामेंटलिस्ट विल बी द फॉडर। एग्जैक्टली। तो ये चेंज आ रही है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कमरे के राइट कॉर्नर में है। पहले भी हम रॉन्ग कॉर्नर में थे। इस प्रोसेस में अगर हमने सीपैक को एग्जीक्यूट कर लिया तो वी हैव हमारे लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। ओके, ज़बरदस्त सर, बहुत हमने दिलचस्प गुफ्तगू की। आखिरी 10 मिनट में सर कुछ हम आपके बारे में मज़ीद और जानना चाहेंगे। सर, अर्ली लाइफ में कोई आपकी, जैसे जब आपने स्टार्ट किया, जब ड्यूरिंग योर हार्ड एरिया यू वर मैरिड और नॉट, आपकी कोई ऐसी चीज़ कि आपकी फैमिली ने सफ़र किया हो, आपको याद किया हो जब आप दूर बैठे थे? देखिए, नो डाउट के बहुत चैलेंजेस फेस किए, बहुत मेहनत की, और मैं अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारे में से बहुत कम लोग होते हैं जो कि गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं। वेयर बल्क हुए जो हमारे जैसे हैं, जो कि आम घरानों में पैदा होते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम वो जो गोल्डन स्पून वाले हैं उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं। ऐसे ही। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ ज़ाहिर है मेरे कलीग्स ऐसे भी थे जिनके फादर्स जनरल ऑफिसर थे, आई वाज रबिंग शोल्डर्स विद देम, किसी लिहाज से मैंने कोई अपॉइंटमेंट जब उनसे कम नहीं की। और द क्रेडिट गोज़ टू आर्मी, क्योंकि आर्मी का मैंने शुरू में कहा था कि सिस्टम फेयर है, जिसको जो मिलेगा, जो डिजर्व करता है उसे मिलेगा, चाहे वो इररिस्पेक्टिव उसका बैकग्राउंड क्या है। अभी भी यही हो रहा है। तो अब बाकी इदारे जो है, चूंकि वहां पे उस तरीके से मेरिटोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे जो गोल्डन स्पून वाला ऊपर चढ़ जाता है, जो बेचारा हमारे जैसा है वो नीचे रह जाता है। अब जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले मैंने अगर डेथ को बहुत क्लोज देखा तो वो सेशन में था कि एक पर्टिकुलर नाइट को अगर हम एक रूट ए के ऊपर जाते तो देयर वाज नो सर्वाइवल। तो हमने रूट बी अडॉप्ट किया और लकीली हम
बहुत नैरोली हमने एस्केप किया। उसके बाद जब मैंने एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल मैंने यूनिट कमांड की तो हर जगह पे मुझे अच्छी तरह याद है कि 2001 में बहुत डेंजर थी एक पर्टिकुलर नाइट को कि इंडिया अटैक करेगा। तो उस दिन मैं मुजफ्फराबाद से फॉरवर्ड कोटा जा रहा था, तो मेरे रास्ते में दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी दुनिया पीछे की तरफ जा रही है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी रिस्पेक्टिव ऑफ दैट क्या डेंजर है, मैंने अपने सोल्जर्स को विजिट करना है तो मैं तो आगे जा रहा हूँ, मैंने पहले से अनाउंस किया हुआ था। तो वो रात हमने फॉरवर्ड कोटा में जाके गुजारी कि जिसमें किसी टाइम पे भी हमला हो सकता था। जब मैं ब्रिगेडियर बना तो नैरोस्ट एस्केप ऑफ माय लाइफ रजबक में थी। मेरा शाह का एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पे एक रॉकेट फटा छत के ऊपर और उसने मुझे मिलीमीटर से स्पेयर किया। उसके बाद कई दफा हेलीकॉप्टर पे थे तो हेलीकॉप्टर पे नीचे से फायर आना शुरू हो गया। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर पे रॉकेट फायर हुआ। तो ये वो चैलेंजेस थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत पहले ये एक सबक सीख लिया था कि पंजाबी की एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। अगर आपकी जिंदगी है और अगर आप बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ आप अपना काम करेंगे तो आप नेचर भी आपकी हिफाजत करेगी। और अगर आपने बुज़दिली के साथ, शकूक व शुबहात के साथ अपना काम किया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ इन डेंजर हो। तो मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस भी देखे। मेरे पास यहाँ पे एक वॉर ट्रॉफी पड़ी हुई है कि जब बलूचिस्तान में मैंने एक फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल स्क्वाड क्रिएट किया था। क्योंकि जो टेररिस्ट थे वो मोटरसाइकिल पे होते थे और हमारे लोग जीपों पे होते थे, तो हम उनको मोबिलिटी में मैच नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो मोटरसाइकिल स्क्वाड क्रिएट किया और उसने जाके एक रेड किया और जो बीएलएफ का लीडर था उसको उन्होंने मारा। उसकी जो राइफल है वो मुझे उन्होंने फ्रेम करवा के दी एज वॉर ट्रॉफी। अच्छा। तो बहुत खतरे देखे हुए हैं, बहुत खतरे देखे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ऊपर फेथ के साथ, नेक नियति के साथ, अगर आप नियत आपकी नेक होगी तो रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप चलते जाएं तो अल्लाह ताला हर लिहाज से आपको कामयाबी देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर में सर एक क्वेश्चन होता है, मुझे इनबॉक्स भी आया था कि ये जैसे आपने जिक्र किया कि सिस्टम है आर्मी का और आप जैसे और जो ट्रू सोल्जर जिसे कहा जाता है वो ऊपर तक आते हैं। सो क्या ये ऐसा ही है कि जो करंट सिस्टम में हम चल रहे हैं तो ये कहा जाता है जी ब्रिगेडियर से ऊपर, शायद ऐसा नहीं होता। इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है ना? नहीं, देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज जो परसेप्शन है ये बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले मैं एज अ मेजर मैं एमएस ब्रांच में रहा और मैं लोगों को सऊदी अरेबिया में कॉन्वेंट्स पे भेजता था। जो कोई भी बाहर जाता था मुल्क से वो मेरे थ्रू जाता था। ठीक हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2.5 साल में एक बंदा भी मेरिट के अगेंस्ट नहीं गया। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त, जो एमएस थे, जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ ऑफिसर को बाहर भेजा जाए। अच्छा। वो जो मेजर था, मैंने कहा कि सर कोई तरीका नहीं है बाहर भेजने का, और हमने से नहीं भेजा। अच्छा। उन्होंने मेरी बात मानी कि ना उसने स्टाफ कोर्स किया हुआ था, ना उसकी रिलेटेड टू यूनिट जा रही थी। तो ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। जनरल मुशर्रफ की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि उनके जो एडीसी थे, उनके ब्रदर इन लॉ को प्रमोट करना था मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, और वो नहीं प्रमोट हुआ था क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अगर मैं इसको प्रमोट करता हूं तो मुझे 16 लोग और प्रमोट करने पड़ेंगे। ये देखिए आर्टिकल में नमक के बराबर, यस, कहीं पे कोई फेवरेटिज्म हो गया, छोटी हो गई, वो दैट इज समथिंग। कोई सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है कि आप जजमेंट पे आपसे गलती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योर है और बहुत रिफाइंड है और मेरिट बेस्ड है। प्राइम मिनिस्टर जडेजो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो आए जीएचक्यू में और उनको हमारा प्रमोशन जो बोर्ड था उसमें उनको बैठाया गया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये सिस्टम सिविल में क्यों नहीं ले जा सकते, लेकिन क्योंकि सिविल में इंटरेस्ट नहीं है चीजें इंप्रूव करने का। आज अगर आप कह दें कि कोयटा में जो जीओसी पोस्ट होगा वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की मर्जी पोस्ट होगा, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हर 3 महीने बाद वो जीओसी चेंज करते हैं। हमारा हाल भी वही होगा जो पुलिस का है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिसाइड करते हैं, वो मेरिट पे देखते हैं कि किसको जाना चाहिए वहां पे,
और उसको वहां पे स्टेबिलिटी दी जाती है, मौका दिया जाता है काम करने का, तो हम बहुत बहुत बेहतर परफॉर्म करें। यही चीजें आप सिविल में ले जाएं, आईजी मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हो, उसको काम करने का मौका मिले, फेवरेटिज्म के इश्यूज ना हो, आपकी पुलिस भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। जो आपके लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको मेरिट नहीं मिलता, वो यहीं पे रुकना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उनको रिकग्निशन मिल रही है। तो वहां पे दूसरी साइड पे विल चाहिए, अगर विल हो तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। सो ये एक पेज पे सर क्यों नहीं आ सकते, ये जो गैप है सिविल मिलिट्री वाला? देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि मैं अगर मेरे पास एक ऑप्शन है और मेरे पास 4 सेगमेंट्स हैं, उसमें एक सेगमेंट है वो दौड़ रहा है और वो जो है ना वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, जो बाकी 3 सेगमेंट है वो 2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। जो डिफिकल्ट सोल्यूशन तो ये है कि मैं उन बाकी 3 सेगमेंट्स को भी स्पीड अप करवाऊं और उसके नजदीक लेके जाऊं जो कि 10 किलोमीटर की स्पीड पे। अगर ये मेरी कलेक्टिव सोच होगी, पूरे मुल्क के लिए सोच होगी, तो फिर ये सोल्यूशन होना चाहिए। और अगर मेरी सोच होगी कि ये जो 3 सेगमेंट्स 2 किलोमीटर पे जा रहे हैं स्पीड पे, ये मुझे सूट करते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होगी जो 10 किलोमीटर वाला है उसको मैं स्लो करूं और उसको भी 2 किलोमीटर पे ले आऊं। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर तो हम आर्मी को बनाना चाहते हैं बांग्लादेश आर्मी की तरह, श्रीलंका की आर्मी की तरह, कि लोग आए वापस रीइंस्टेट हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, तो फिर तो आर्मी को नीचे ले आए, उसका मेरिट भी खत्म कर दें, उसके स्टैंडर्ड भी खत्म कर दें, उसका सिस्टम भी उड़ा दें, तो सब खुश। और ये कोशिश हुई है, हर लेवल पे कोशिश हुई है। लेकिन बेहतर तो ये होगा ना कि जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनको आप आगे लेके जाए। और आर्मी के अगर प्राइम मिनिस्टर जुनेजो ने ये रियलाइज किया था कि बाकी सेगमेंट्स को इंप्रूव करना है और आर्मी के लेवल पे लेके आना है, तो पिछले 40 साल में हमने क्या किया है? हमने तो कोशिश की आर्मी नीचे आ जाए। ऐसा ही है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि जो हम एक पेज पे मसला बन जाता है। बिल्कुल ठीक हो। और जबरदस्त सर, मैं आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स। दिल तो मेरा खत्म। एक चीज, जी सर, एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। मैंने अपनी पीएचडी के रिसर्च के दौरान एक बुक पढ़ी, फ्यूचर इज एशियन। ये बुक लिखी हुई है प्राग खन्ना की। उसने ये कहा है कि वो कंट्रीज, ही सेड कि जी एशिया की सेंचुरी है 21st सेंचुरी और एशिया ग्रो करेगा और कर रहा है, लेकिन वो कंट्रीज जहां पे कि लीडरशिप लैडर को क्लाइंब करके टॉप पे जाती है, वो तो इन स्टेप होंगे एशियन सेंचुरी के साथ, और वो कंट्रीज जहां पे पैराशूट के जरिए लीडरशिप आती है वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो उसने ताइवान की, उसने मतलब सिंगापुर की मिसाल दी, उसने चाइना की मिसाल दी, और ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे लीडरशिप ग्रास रूट लेवल से राइज करती है टू द टॉप लेवल, लाइक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और एक दूसरी तरफ है हम लोग हैं जहां पे डायनेस्टिक लीडरशिप है, जहां पे किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे उस घराने में पैदा हो गए तो वो बॉर्न लीडर है। तो आप लोग, हम लोग पाकिस्तान, अगर हमने यही लीडरशिप रखी तो हम, ये प्राग खन्ना का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकेंगे एशियन सेंचुरी में जिस तरीके से बाकी कंट्रीज करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर कभी ज़हमत देंगे, आपका बहुत कीमती वक्त लिया, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड इट्स अगेन one and other inspiration that you are PhD and you did it after your retirement. Really एक मेरे लिए thank you very much. And inshallah see you when I will come Pakistan. I will meet you as well inshallah. Most welcome. Thank you so inshallah much. मिलेंगे। Pakistan जिंदाबाद। Thank you. Pakistan जिंदाबाद। Thank you very much.